सिक्योरिटी काउंसिल से बगावत करेंगे। मुमकिना तौर पर अगले मरहले में, नॉट टुमारो, कल की मीटिंग के बाद के स्टेप में इनका एक्सपल्जन इसराइल का होना सामने दिखाई दे रहा है कि यूनाइटेड नेशन से इसराइल का एक्सपल्जन हो। यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान हवा में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे के अंदर मुंह उठा के सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया हो कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हम तो वो कहेंगे कि साहब जंग बंद करें। दूसरा कहेंगे राहदारी दें कि रिलीफ जाए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आप कैसे जंगी कैदी वापस जाएंगे, उनका तबादला कैसे होगा और जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, उस पर फिर बात होगी। अब इसराइल इसको मानेगा नहीं। देखिए बहुत ही अहम है इस जंक्चर पे, यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान हवा में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे के अंदर मुंह उठा के सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया हो कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हम इसराइल के साथ हैं। 1 हफ्ता घूमे हैं उस रीजन में, तमाम स्टेक होल्डर से बात की है वहां, उसके बाद जाके उन्होंने बयान दिया है। तो एक वेल इवेलुएटेड, वेल थॉट एक स्टेटमेंट है और सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस का है। अब कल जो आएगा तो मैंने कहा कि एक तो वो कहेंगे कि साहब जंग बंद करें, दूसरा कहेंगे राहदारी दें कि रिलीफ जाए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आप कैसे जंगी कैदी वापस जाएंगे, उनका तबादला कैसे होगा और जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, उस पर फिर बात होगी। अब इसराइल इसको मानेगा नहीं, क्योंकि इसराइल अमेरिका है। इसराइल अपने आप में कुछ नहीं है। इसराइल अपने आप में कुछ होता तो आज हथियारों की सप्लाई, कोई कभी अमेरिका कहता है हम इतने 1000 टन आपको बारूद भेज रहे हैं, 2 बैरी बेड़े जहाज भर के हथियार भेज रहे हैं, उधर से जर्मनी आके कह रहा है हम आपको मिसाइल दे रहे हैं, उधर से फ्रांस कह रहा है हम आपको फला चीज दे रहे हैं। इसका मतलब इसराइल के अपने पास कुछ भी नहीं है। और इसराइल एक कंधा है जो यूरोप की दुनिया ने उसके ऊपर जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर पाएगी? सिक्योरिटी काउंसिल का ये बगावत करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल से बगावत करेंगे। मुमकिना तौर पर अगले मरहले में, नॉट टुमारो, कल की मीटिंग के बाद के स्टेप में इनका एक्सपल्जन इसराइल का होना सामने दिखाई दे रहा है कि यूनाइटेड नेशन से इसराइल का एक्सपल्जन हो। मशवरा यही है कि इनको एक्सपेल कीजिए और पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन को बनानी चाहिए कि तमाम ममालिक की एक मुश्तरका फौज वो तैयार करके उस रीजन में भेजें कि वो अमन वहां बरकरार रख सके और दोनों जो जंगी ग्रुप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं जंग में, उनको मजबूर करे बजोर ताकत कि वो जंग बंद करें। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक पीस कीपिंग फोर्स फौरी तौर पर बनाई जानी चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और सिक्योरिटी काउंसिल में फिर कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी? अमेरिका ने पिछली बार भी वीटो कर दिया था प्रस्ताव। देखिए अगर यूनाइटेड नेशंस अभी कुछ नहीं कर पाया इस मामले में, तो ये तो मान लेना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन फेल इदारा है। और ये बात कई ममालिक ने कह दी है, आज सऊदी अरब के वजीर खारजा ने भी कही, और इससे पहले भी कई लोगों ने कहा, यहाँ हम भी कहते रहे कि यूनाइटेड नेशन इज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात बढ़ती चली जाएगी। इन अगर पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेज पाते, अगर इसराइल एक्सपेल हो जाए तब भी और एक्सपेल ना हो तब भी, उसका फेलियर जाहिर होगा। तो जो तीसरी जंग है उसके बाद का एक आउटकम ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे लीग ऑफ नेशंस टूट गया था, 1920 में बना, 1936 में टूट गया। इसी तरह यूनाइटेड नेशन जो वीटो पावर की दम पर चल रहा था, वो भी अगर अब टूट जाता है तो या तो कोई नया कॉम्बिनेशन या बीच में एक लंबा गैप होगा। जैसे 10 साल गैप लगा लीग ऑफ नेशन टूटने के बाद, यूनाइटेड नेशंस बनने में 10 साल लगे, 36 में टूटा, 46 में बना। इसी तरीके से अब मुझे इसके आसार लगते हैं कि एक फेल्ड यूनाइटेड नेशंस अपनी लेजिटिमेसी को कितनी देर बरकरार रख पाएगा। अभी जो कल कल मीटिंग होने वाली है उसमें रशिया और चाइना इनका क्या रुख होने नहीं, वो वाला है? तो सब वाजे है, वो प्रो पैलेस्टाइन उनका स्टैंड है और वो बहुत वाज़ेह है, उनका एंटी इसराइल भी है। यानी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने वहाँ ये कहा इस बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके कि भाई आप को अगर किसी मुसालिहत की ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं, हम बात करते हैं, रुकवाते हैं जंग को। उसपे अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया, नेतन्याहू का नहीं आया। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोले कह रहे यूक्रेन और इसराइल को संभालने की ताकत हमारे अंदर मौजूद है, आप घर बैठिए, आपने आपको संभालिए। इसका मतलब टारपेडो किया
उस एफर्ट को जो रशिया करना चाहता था फलस्तीन के मसले में। अब इस सूरत में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फिर ऑब्वियसली रशिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली वो खिलाफ होगा इसराइल के, और फलस्तीन के बारे में कह चुका, बहरी भेड़ सीरियन वाटर्स में उसके मौजूद हैं, चाइना चाइना के भी ऑलरेडी ब्लैक सी में मौजूद हैं, चाइना का स्टैंड भी क्लियर है। तो एक आर्म रिटेलिएशन की तरफ एक प्रोलिफरेशन हो रहा है फोर्सेस का, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वहां के पानियों में, समंदरों के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी। इसलिए ये खदशा है कि कल की मीटिंग के बाद, और फिर एक ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, इन मीटिंग्स के बाद तो ये नाकाम अगर हो जाती हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो ये जंग जैसे यूक्रेन की जंग 1.5 साल से चल रही है, जंग भी बहुत लंबी खिंच जाएगी, बहुत लंबी, सालों पे मुहित हो सकती है। देखिए, तीसरी जंग अजीम तो ये गैर एलानिया तौर पर जारी है, चल ही रही है। अभी तक किसी की ये जुर्रत नहीं हुई है कि इसे तीसरी जंग का नाम दे। यूक्रेन में 1.5 साल हो गया जंग होते हुए, और जो पार्टीज यूक्रेन के साथ वहां खड़ी हैं, यूरोप की पार्टीज हैं, और तमाम पार्टियां, कंट्रीज यूरोप की, यूएस, यूके, यही है ना, और तो कोई नहीं है। और बाकी दुनिया या तो बैलेंस्ड है, नावाबस्ता है, या फिर मॉरल सपोर्ट करती है रूस की, जैसे चीन मॉरल सपोर्ट रूस की करता है, और चीन की जो जितने भी दोस्त ममालिक चीन के हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, ईरान करता है, तुर्की करता है रूस को जो सपोर्ट करते हैं। यही सूरत हाल अब 1.5 साल से वो जंग जारी है, और यूक्रेन जरा सा मुल्क है, और जरा से मुल्क पे रूस की कितनी बमबारी होती होगी, कितने लोग मर रहे हैं वहां। अब उसकी खबरें पहले हफ्ता 10 दिन आने के बाद वो खबरें मीडिया से बिल्कुल गायब हो गई, लेकिन जंग तो जारी है। यही हाल अब उस जंग में यूरोप की लॉबी नाकाम हो गई, उसको तीसरी जंग अजीम बनाने में जो उनकी ख्वाहिश थी। अब यहाँ जो इसराइल में इन्होंने मोर्चा खोला है, तो जितना बड़ा यूक्रेन है, इसराइल उतना बड़ा भी नहीं है, उससे भी छोटा है, रकबे के एतबार से भी, आबादी के एतबार से भी। वहां पर भी यही फोर्सेस खड़ी हैं, सारे यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएस, यही तो खड़े हैं। बाकी दुनिया उनके साथ नहीं खड़ी है। वो बिल्कुल जो यूक्रेन एंड रूस की लामबंदी है दुनिया की, वही लामबंदी यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ फर्क यह है कि यहाँ पर मुस्लिम ममालिक जो पड़ोस में है बिल्कुल इसराइल के, उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। अनलाइक रूस, रूस में पड़ोसी ममालिक ऐसे नहीं है कि जिनकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा हो, कि जैसे इसराइल के बॉर्डर पे सीरिया है, मिस्र है, जॉर्डन है ना, ये ममालिक बहुत सेंसिटिव हैं, उन पे बराह रास्त उसका असर पड़ता है, बराह रास्त जंग में शरीक होते हैं। या इनडायरेक्टली ईरान की बहुत सेंसिटिविटी है इस इशू में इसराइल के साथ, जो अमेरिका के साथ जो उनके तल्ख ताल्लुकात पिछले आधी सदी से हैं। दूसरे तुर्की, तुर्की का मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप की दावेदारी करते हैं। तो इस इशू पे उनको, उनके यहाँ से फ्लोटिला गया था, तो उस पर बमबारी हुई थी, 9 लोग तुर्की के मारे गए थे, तो उनका एक बहुत बड़ा मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो वहां पर वेरियस स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये ख्याल होगा यकीनन यूरोपियन लॉबी का कि जो तीसरी जंग यहाँ बपा नहीं कर पाए, उसे यहाँ करना आसान होगा। और आप देखिए कि इस दौरान पिछले 2 दिन में चीन के बहरी बेड़े भी वहां गए, रूस के बहरी बेड़े भी रशिया की साइड में खड़े हैं, और अब तुर्की ने बहरी बेड़ा बेचा, और ईरान के की बातचीत बाकायदा हमास के लोगों के साथ बराह रास्त हो रही है, कतर बराह रास्त बात कर रहा है। और तीसरा ये कि आज ही लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स की, हसन नसरुल्लाह साहब की और बाकी लोगों की बातचीत हुई। इसका मतलब, और इसराइल ये कह रहा है कि अगर हमारे सारे जंगी कैदी जो हमास के कब्जे में हैं वो वापस कर भी दिए, तब भी हम इन्हें कोई कंसेशंस नहीं देंगे जो ये मांग रहे हैं। इसी तरफ यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने बहुत खुल के कह दिया कि इसराइल तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसका मुजरिम है। और 26 तारीख यानी कल ही
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इसराइल के मसले पे होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि कल वहां से कुछ रेजोल्यूशंस इसराइल के खिलाफ आएंगे, जिसमें उसे वॉर क्रिमिनल या कुछ भी 77 रेजोल्यूशंस ऑलरेडी वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया है इसराइल को। फिर कल आएगा, उनसे कहा जाएगा जंग बंद करें, उनसे कहा जाएगा कि आप राहदारी दें रिलीफ मटेरियल अंदर ले जाने की, वरना एक्शन की बात होगी। इसराइल ने कल ही बदतमीजी की वहां पर सेक्रेटरी जनरल के साथ में, और उनको कहा कि रिजाइन करें। वीजा उनका मंसूख कर दिया इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल का। बड़ी बात है ये कि पहले मौका होगा कि किसी सेक्रेटरी जनरल यूएन के उसको लेके एक मुल्क ने इस तरीके से बिहेव किया हो वहां। तो ये सारे हालात ये बता रहे हैं कि ये जंग प्रोलॉन्ग होने जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि तुर्की का वहाँ पर बहरी बेड़ा भेजना और साथ ही साथ उर्दगान साहब के जो बयानात आ रहे हैं, जिस तरह खुलकर वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये कितनी अहमियत का हामिल है, कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्या असर दिखेगा? देखिए, तुर्की का मैंने कहा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। एक तो फ्लोटीला जो 2009 में गया था, उस पर बम मारे इसराइल ने इंटरनेशनल वाटर्स में, 9 तुर्की सिटीजन मारे गए उसमें। महीनों सालों उनकी बातचीत और सिफारती ताल्लुकात नहीं रहे। बाद में इसराइल ने माफी मांगी बाकायदा फोन करके तैयब रजब एर्दोगान से, और मुआवजा दिया मरने वालों को। ये सब हुआ, तो ये एक और उसके बाद उस मुआहिदे में जो इसराइल और तुर्की के बीच हुआ था फ्लोटीला के बाद, उसमें ये तय पाया था कि तुर्की रिलीफ मटेरियल इस मुहासरे के बावजूद गजा में भेजता रहेगा, और उसकी एक लिस्ट बन गई थी कि ये सामान आप भेज सकते हैं। तो वो उस क्वांटिटी में इसराइल के ही ताउन से वो भेज रहे थे, वो अब बंद हो गया। तो जाहिर है कि तुर्की का एक तो ये मॉरल स्टेक है, और दूसरे रूस और चीन जब जा चुका वहां, तो फिर एक उसमें मुल्क को जाना ही है। तो बहरे अभी तो बेड़ा ही भेजना है, तो बेड़ा उन्होंने भी वहां पर प्लांट कर दिया। तीसरे ये कि तुर्की के वहां जाने से एक मॉरल प्रेशर पड़ता है बाकी मुस्लिम दुनिया के ऊपर, खुद ईरान के ऊपर भी, कि ईरान की तरफ से अभी तक बातचीत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से की जा रही है, अमली कदम अभी तक ईरान की जानिब से भी कोई नहीं है। तो अगर तुर्की वहां पर पहल करता है तो एक मॉरल प्रेशर ईरान के ऊपर भी पड़ता है, सऊदी अरब के ऊपर भी पड़ता है। और ये दो अगर इन्वॉल्व होते हैं, तुर्की के साथ ये भी कोई मुराजियत करते हैं इसराइल की साइड फलस्तीन के पानियों में, तो यकीनी तौर पर वहां पर प्रेशर बढ़ेगा उस रीजन में। और वो प्रेशर अब अमेरिका बराह रास्त लड़ना चाहता है। हालांकि उनका कहना ये है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि हम ईरान से बराह रास्त जंग नहीं चाहते, और ईरान भी रिस्ट्रेन करे, हमसे जंग ना करे, हम पर हमला ना करे। उनका ऑफिशियली स्टैंड ये है। लेकिन प्रैक्टिकली यही स्टैंड बाकी रहेगा, या ये जो दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं लाइक रूस एंड चीन, उनके लिए बहुत आसान है कि वो मेडिटेरेनियन सी में खड़े होके जंग लड़े, ब्लैक सी में ना जाएं, अपने समंदर में ना जाएं, साउथ चाइना सी में ना जाएं, मेडिटेरेनियन में जाएं, और वहां अमेरिका से जंग लड़ें, जो बरह रास्त जंग लड़ने की बात है। तो वो कंधा आप लोगों का इस्तेमाल, यानी मुस्लिम दुनिया का इस्तेमाल कर लेंगे, अमेरिका से जंग चाइना लड़वाएगा। लेकिन जिस तरह का बयान रजब तैयब एर्दोगान ने दिया कि हमास के लोग मुजाहिदीन हैं, ग्रुप ऑफ मुजाहिदीन हैं, तो ये तो सीधे-सीधे अब वहाँ पे क्या इज़राइल अब तन्हा होता जा रहा है, पूरा दिखने लगा है नहीं, ये सारी। इसराइल के पास, यूरोपियन यूनियन के पास कोई नहीं है भाई। 26 मुल्क जो यूरोपियन यूनियन के हैं, और उनमें भी उन मुल्कों के अवाम उनके खिलाफ खड़े हैं, हुकूमतों के, यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, हंगरी, ये सिप्रस, यूनान, ये सारे जो ग्रीस वगैरह कंट्री, इनमें अपने उनके शहरी उनके खिलाफ खड़े। लेकिन इसके अलावा मुझे बताइए ना कौन है जो उनके साथ खड़ा है। भारत का स्टैंड क्लियर हो गया। भारत ने पहले, वजीर आजम ने कहा कि वी आर विद इसराइल, लेकिन 2 दिन के बाद एमईए ने उसको क्लियर कर दिया कि नहीं नहीं, हम उस तरीके से साथ नहीं है। कौन खड़ा है बताइए। दुनिया में 200 ममालिक हैं, 28 मुल्क हैं, 26 शेंगेन कंट्री है यूरोपियन, और एक यूएस और एक यूके। इसके अलावा कौन, कोई नहीं है। तो तनहा तो ये पहले यूक्रेन की वॉर में भी तनहा थे, अब भी तनहा है, बाकी की सारी दुनिया इनके खिलाफ है। तो ये मोर्चाबंदी तो हो चुकी है। अब अमेरिका अपनी हेजमनी को बरकरार रखने के लिए, अपनी चौधराहट, अपना वर्ल्ड लीडर के वजूद को बचाने के लिए
अगर ये जंग लड़ना चाहता है तो ये उसको भी मालूम है कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे। अगर रूस और चीन मिलके अमेरिका से मेडिटेरियन सी में लड़ेंगे तो क्या नतीजे होंगे उसके, और बाकी की दुनिया भी रूस और चीन के साथ खड़ी होगी। नाम फलस्तीन का होगा और जंग इनकी होगी, और नुकसान भी फलस्तीनियों का है। उसके बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चल आएगा, तो जितना इम्पैक्ट आएगा तीसरी जंग के खात्मे के बाद, वो इम्पैक्ट कहाँ होगा? वो उसी रीजन में होगा, मिडिल ईस्ट के रीजन में होगा। तो जो मैंडेट्स आपने बनाए थे 1934 में बाल्कनाइजेशन के दरमियान, छोटे छोटे से मुल्क आपने अरबों के बना दिए थे, मुस्लिम वर्ल्ड के बना दिए थे। फिर आपने अभी जो बाल्कन वॉर के बाद आपने तुर्की की जब खिलाफत को खात्मा किया तो तुर्की को मुख्तलिफ हिस्सों में आपने बांट दिया था। फिर 1934 में हुआ दूसरा ये वाकया। फिर 1947 में भारत पाकिस्तान को आपने अलग किया। तो ये जो हिस्से बखरे एशिया के लोग कर रहे हैं, छोटा छोटा कर रहे हैं, तीसरी जंग के बाद मजीद छोटा करेंगे इसी को। नए ममालिक हो सकता है कि जोड़ के बना दें। पर्पज फिर ये होगा कि हेजमनी अपनी बाखली रखे अमेरिका, और इसराइल को कुछ ज्यादा इलाकों में मैंडेट दे दे। एक अहम सवाल